हमने रेन गोकू का फ्लेम देखा है, मूइचिरो की स्पीड देखी है एंड सनामे का रेज भी। लेकिन क्या तुम्हें पता है इनसे भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स एग्जिस्ट करते थे। एक ऐसी जनरेशन जो मॉडर्न हाशिरा से भी ज्यादा डेंजरस थी एंड ये था सेन गोकू एरा। एक ऐसा समय जब डीमंस हर जगह थे एंड मुजान अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बना रहा था। ये वो टाइम था जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ही सर्वाइव करते थे और उन वॉरियर्स को दुनिया जानती है फर्स्ट जनरेशन हाशिरा के नाम से। जैसे यूरुइची जिसे डीमन स्लेयर गॉड के नाम से भी जाना जाता है, एक वॉरियर जिसका ब्रीदिंग स्टाइल इतना पावरफुल था कि अभी भी मुजान की सिर्फ उसका नाम सुन के ही फट जाती है। और सिर्फ योरुइची नहीं, और भी ऐसे हाशिरा थे जिनके बारे में हिस्ट्री ने कुछ ज्यादा नहीं बताया, जिनकी पावर इतनी ज्यादा इमेंस थी कि अगर उन्हें करंट टाइमलाइन में रख दे तो मुजान का सन कॉन्करर करने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारे दिमाग में ये भी क्वेश्चंस आते होंगे कि कैसे सन ब्रीदिंग एंड बाकी सारे ब्रीदिंग स्टाइल्स का क्रिएशन हुआ होगा और क्या क्या पास्ट रहा है हर ब्रीदिंग स्टाइल का, एंड एक ऐसी ब्रीदिंग जो कि आगे चलकर कर्स्ड बन गई। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम उन 7 ओरिजिनल हाशिरा की कहानी बताने वाले हैं जिनसे हर ब्रीदिंग स्टाइल का जन्म हुआ है एंड जो डीमन स्लेयर हिस्ट्री के सबसे पावरफुल वॉरियर्स थे। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब डीमन स्लेयर के रीसेंट टाइमलाइन में हमें बहुत सारे पावरफुल हाशिरास देखने को मिले हैं, जैसे रेनगोकू, सनामे, ग्योमी, जो कि अपने में ही काफी इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, जिनकी विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर देयर फाइट को तोड़ना अपर मून्स तक के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन था जो कि इंसानों और डीमंस दोनों के लिए एक वॉकिंग नाइटमेयर था, और वो था योरुइची द सन हाशिरा। मुजान जो कभी किसी से नहीं डरा, उसने योरुइची के सामने अपनी मौत देख ली थी। एंड इसके पीछे एक वजह थी कि योरुइची नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन नहीं था, वो एक लिविंग गॉड था। उसकी ताकत, स्पीड और टेक्निक इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि उसके सामने कोई भी अपर मून एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं सकता था। योरुइची बचपन से ही अलग था। जब वो एक बच्चा था तब से उसके पास एक डिवाइन एबिलिटी थी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखने की। ये एबिलिटी उसको डीमंस और इंसान दोनों की बॉडी के अंदर देखने की पावर देती थी। हर एक मसल मूवमेंट, हर एक वीक पॉइंट उसके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। एंड सेम तानजीरो भी इस टेक्निक का यूज करता है अकाजा एंड हान तेगु की फाइट में, जो कि उसके डैड ने उसे सिखाई थी जब उसके डैड ने उसके विलेज को एक जायंट बियर से बचाया था। और सिर्फ यही नहीं, योरुइची का बैटल सेंस इतना एडवांस था कि वो अटैक होने से पहले ही एनिमी के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर लेता था। इसका मतलब उसके सारे अटैक 100% एक्यूरेट होते थे, कोई भी वेस्ट मोशन नहीं, कोई भी गलती नहीं। उसके शॉर्ट स्ट्राइक इतने परफेक्ट एंड फास्ट होते थे कि डीमंस को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब बात करें सन ब्रीदिंग के ओरिजिन की, तो एक दिन ट्रेनिंग के दौरान योरुइची एक नेचुरल फ्लो ऑफ मूवमेंट एक्सपीरियंस करता है। उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट शॉर्ट फॉर्म फॉलो करने लगती है, और जब उसने शॉर्ट स्विंग करी तो उसके स्ट्राइक्स फायर की तरह दिखे, जैसे कि वो सूरज की रोशनी से बने हो। उस दिन योरुइची को समझ आया कि ये नॉर्मल शॉर्ट स्टाइल नहीं है, ये एक डिवाइन फॉर्म है। वो हर एक मूव को एक ब्रीदिंग रिदम के साथ कनेक्ट करता है, जिससे उसकी बॉडी मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके एंड उसके अटैक सुपर ह्यूमन लेवल के हो सके। जब योरुइची ने सन ब्रीदिंग को डेवलप किया था तो उसने इसका स्ट्रक्चर बनाया था 12 डेडली फॉर्म्स के साथ। हर एक फॉर्म एक फास्ट, पावरफुल और प्रिसाइज स्ट्राइक था जो डीमंस की हर वीकनेस को टारगेट करता था। लेकिन यहाँ एक और सीक्रेट था, सन ब्रीदिंग का एक 13th फॉर्म भी था। योरुइची ने समझा कि अगर सभी 12 फॉर्म्स एक के बाद एक बिना रुकावट के यूज की जाएं तो एक ऐसी चेन अटैक बनेगी जो मुजान को मारने का एक अल्टीमेट वेपन बन सकती है। ये 13th फॉर्म मुजान की रीजनरेटिव एबिलिटीज को बाईपास कर सकती है और उसके बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जब योरुइची ने अपना सन ब्रीदिंग मुजान पे यूज किया था तो सिर्फ एक कॉम्बो में ही उसने मुजान के बॉडी के 1500 पार्ट्स को चॉप कर दिया था। एंड यही सन ब्रीदिंग की असली पावर थी। ऐसा नहीं है कि उसने ये ब्रीदिंग एबिलिटी दूसरों को सिखाने की कोशिश नहीं करी। योरुइची ने जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स को सन ब्रीदिंग सिखाना चाहा तो कोई भी उसको मास्टर नहीं कर पाया, क्योंकि योरुइची की फिजिकल इंस्टिंक्ट और बैटल एबिलिटीज एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा थी। इसलिए हर एक हाशिरा ने अपनी एबिलिटीज के हिसाब से ब्रीदिंग स्टाइल क्रिएट करे, जैसे फ्लेम, थंडर, वाटर एंड स्टोन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखा जाए तो रीसेंट टाइमलाइन में तानजीरो ही है जो सन ब्रीदिंग को काफी हद तक मास्टर कर पाया। एंड यही एक रीजन भी है कि कैसे वो दूसरे ब्रीदिंग स्टाइल को नेचुरली अडेप्ट कर पाता है, बस उन यूजर के मूवमेंट्स को याद रख के। अब बात करते हैं ऐसे हाशिरा की जो आगे चलकर कर्स्ड हो गया अपनी जेलेसी और हेट्रेड के वजह से। हम बात कर रहे हैं अपर मून वन कुकुशिबो की, जो कि एक्चुअली में योरुइची का ट्विन ब्रदर था, जिसका असली नाम मिचिकात्सु था। एंड उन दिनों ट्विंस होना अपशगुन माना जाता था। एंड योरुइची के सर पे एक अजीब सा मार्क भी था, जिसको देखकर उसके बाप ने उसे उसी टाइम मारने का फैसला कर लिया था।
लेकिन योरुइची की मॉम ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने उसके बाप से बोला कि इसे 10 साल का होने दो, इसे टेम्पल भेज देंगे और इसे एक मॉन्क बना देंगे। योरुइची को बचपन से ही अलग रखा जाता था, सबको ये लगता था कि वो गूंगा बहरा है। एंड दूसरी तरफ मिचिकात्सु की समुराई बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिचिकात्सु चुपके से कभी कभार अपने भाई से मिलने जाता था एंड उसने योरुइची को एक फ्लूट भी बना कर दी थी। जब वो 7 साल के थे तो योरुइची डेली मिचिकात्सु को ट्रेनिंग करते हुए देखता था। एंड एक दिन यूरिची ये डिक्लेयर कर देता है कि उसे भी एक समुराई बनना है। ये देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन मिचिकात्सु के अंदर ये डर पैदा होने लगता है कि कहीं उसे यूरुइची की जगह टेम्पल ना भेज दिया जाए। लेकिन एक दिन उनके पापा के कहने पर उनका एक आदमी यूरुइची को एक बेसिक स्टांस के इंस्ट्रक्शंस देता है। एंड जब यूरुइची मूव परफॉर्म करता है तो वो बिना कुछ सीखे ही 4 ब्लोस परफॉर्म कर देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं एंड मिचिकात्सु की डर और जेलसी बढ़ने लगती है, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग के बाद भी जहां वो स्वॉर्ड चलाना भी नहीं सीखा था, वहीं एक इंस्ट्रक्शन के बाद यूरुइची ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया था। टाइम के साथ साथ मिचिकात्सु का डर बढ़ने लग गया था, क्योंकि यूरुइची एक नेचुरली टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन था जो कि बहुत जल्दी एडवांस चीजें सीखने लग रहा था। फिर एक रात 3 बजे यूरुइची उसके कमरे में आता है एंड मिचिकात्सु को न्यूज देता है कि उनकी माँ अब नहीं रही एंड वो भी अब जा रहा है उसकी दी हुई फ्लूट को एक याद के तौर पर लेकर। ये देखकर मिचिकात्सु बहुत इरिटेट हो जाता है कि कोई कैसे ऐसी फ्लूट को अपने पास इतने टाइम तक रख सकता है जो कि प्ले भी नहीं होती। लेकिन मिचिकात्सु जेलसी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे उसकी मॉम की डायरी से पता लगता है कि यूरुइची को उसकी मॉम की डेडली डिसीज के बारे में पहले से ही पता था। और यूरुइची एक टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन नहीं बल्कि गॉड गिफ्टेड जीनियस भी था। एंड ये सब जानने के बाद उसकी एक ही विश होती है कि वो जल्दी से मर जाए। एंड कई सालों तक उसकी कोई खबर ना मिलने पर उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। 10 साल बीत जाते हैं, मिचिकात्सु एक समुराई बन जाता है, उसकी शादी होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। एक रात जब मिचिकात्सु और उसके सबऑर्डिनेट्स कैंप लगाकर रेस्ट कर रहे होते हैं तो उन पर एक डीमन अटैक कर देता है। डीमन उसके सारे सबऑर्डिनेट्स को मार देता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तब योरुइची एज अ डीमन स्लेयर आके उसको बचा लेता है। यही देखकर अपने हेट्रेड और जेलसी के कारण मिचिकात्सु भी एक डीमन स्लेयर बन जाता है, अपनी फैमिली को अबैंडन करके, ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके एंड योरुइची को एक दिन हरा सके। उसे पता चलता है कि योरुइची ने सन ब्रीदिंग नाम की एक फाइटिंग स्टाइल अनलीश की है, जिसे वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी की बस की बात नहीं होती उस टेक्निक को सीखना। मिचिकात्सु ट्राई तो करता है वो टेक्निक सीखने का, लेकिन वो भी ये टेक्निक अडेप्ट नहीं कर पाता एंड तभी वो अपनी एक यूनिक टेक्निक बना लेता है, मून ब्रीदिंग, और साथ ही साथ वो अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन कर लेता है। लेकिन इन अचीवमेंट्स के बाद भी वो योरुइची की ब्रीदिंग स्टाइल को टक्कर नहीं दे पाता एंड वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड आखिर में जानकर कि डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करने वाला इंसान सिर्फ 25 साल तक जी पाता है, ये सुन के वो मूजान से हाथ मिला लेता है और एक इमॉर्टल डीमन बन जाता है एंड उसका नाम मिचिकात्सु से कोकुशिबु हो जाता है। डीमन बनते ही वो सेनगोकू के एरा के ओयाकाता सामा हिदेयोशी को मार देता है और उसकी मुंडी मूजान के आगे रख देता है। धीरे धीरे करके वो सभी हाशिरास को भी खत्म कर देता है एंड मूजान फाइनली कॉन्फिडेंट होने लगता है कि मे बी योरुइची का भी एंड आने वाला है। लेकिन जितनी बार कोकुशिबो ने ट्राई किया उतनी बार वो फेल हुआ। लेकिन योरुइची ने ये भी गलत साबित कर दिया था कि कोई सिर्फ 25 साल तक ही जी सकता है उस मार्क के साथ। आखिर में जब वो 60 साल का होता है तो कोकुशिबो से उसकी फिर फाइट होती है एंड कोकुशिबो को पता भी नहीं चलता है कि उसकी गर्दन उसने कब काट दी। लेकिन इस बार यूरिची बुढ़ापे के कारण खुद ही मर जाता है। मिचिकात्सु फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये देखकर कि वो उसे हरा नहीं पाया। लेकिन आखिर में उसे वही फ्लूट यूरिची के पास मिलती है जो कि मिचिकात्सु ने उसे बचपन में दी थी। ये देखकर पहली बार उसकी आंखों में अपने भाई के लिए आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है एंड अपनी जेलसी एंड हेटेड के चक्कर में वो हिस्ट्री में बस एक कर्स वॉरियर बन के ही रह जाता है। वाटर ब्रीदिंग स्टाइल जिसने तांजीरो को हेल्प किया डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने में एंड हैंड डीमन को हराने में, एक ऐसा ब्रीदिंग स्टाइल जिसमें यूजर पानी को मिमिक करके अपने बॉडी मूवमेंट्स एंड अटैक परफॉर्म करता है। एंड ये भी कहा जाता है कि वाटर ब्रीदिंग से ही फ्लावर एंड सर्पेंट ब्रीदिंग का जन्म हुआ है। बट वाटर ब्रीदिंग का क्रिएटर और फर्स्ट यूजर कौन था? ऑब्वियसली ही इज नॉट उरकदाकी-सान। सो फर्स्ट वाटर हाशिरा ऑफ सेनगोकू एरा था यूसुके मिजुहारा, जिसका जन्म जापान के शोर शराबे से कहीं दूर सुशिमा आइलैंड में हुआ था, एक जगह जो पायरेट्स और स्मगलर्स का अड्डा थी। उसने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा था एंड एक पायरेट गैंग ने उसकी पेरेंटिंग की थी। बचपन से ही उसके अंदर अलग से क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि समुद्र के उस पार आखिर है क्या। लेकिन जब जोसियोन कोरिया के इन्वेडिंग ट्रूप सुशिमा पर अटैक करते हैं तब योसुके एक ट्रेड शिप पे छुपके से चढ़ जाता है एंड जापान के मेनलैंड पहुंचता है एंड यहीं से उसका नया सफर शुरू होता है। क्योतो पहुंचने के बाद वो थकान और भूख के कारण लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि
उस वक्त का जापान काफी गरीब था एंड नोबडी केयर्स ऑफ एन आउटसाइडर। फाइनली एक गरीब ब्लैकस्मिथ तेत्सुका उसे खाना एंड काम देता है। धीरे धीरे करके यासुके भी स्वॉर्ड्स बनाने में एक्सपर्ट होने लगता है एंड उसकी स्वॉर्ड्स भी फेमस होने लगती है और वो ये ठान लेता है कि वो तात्सुका और उसकी बेटी को एक बेटर लाइफ देगा। पर एक दिन जब वो स्वॉर्ड डिलीवर करके अपने घर वापस आ रहा होता है तो तेत्सुका और उसकी बेटी एक डीमन के हाथों मारे जाते हैं। उस वक्त वहाँ एक डीमन स्लेयर या फ्यूचर फ्लेम हाशिरा एनजीरो रेनगोकू भी होता है जो डीमन का सर काट देता है। यूस्के का पूरा परिवार उससे छिन गया था एंड वो तब से ठान लेता है कि वो सिर्फ स्वॉर्ड्स नहीं बनाएगा, उसे यूज भी करेगा डीमंस की एग्जिस्टेंस मिटाने के लिए। आफ्टर दैट यूस्के डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। जब यूरुची सन ब्रीदिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देता है तो योस्के भी सीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी टाइप और मूवमेंट सन ब्रीदिंग के लिए सूटेबल नहीं था। योरुची उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व करता है और उसके लिए एक फ्लूइड और अडेप्टेबल स्टाइल बनाता है जो कि पानी की तरह फ्लो होता है। इससे वाटर ब्रीदिंग का क्रिएशन होता है जो कि सन ब्रीदिंग का एक मॉडिफाइड वर्जन था, जिससे यूस्के मिजुहारा ने प्रैक्टिस के साथ और भी ज्यादा एनहांस करा और फर्स्ट वाटर हाशिरा की पोजीशन अचीव कर ली। और इसके बाद ओरोदाकी साकोंजी ने इसे और रिफाइन किया जो आगे चल के ग्यू तोमियाका और तांजीरो ने भी अपनी फाइट में यूज की। जब हम फ्लेम ब्रीदिंग के ओरिजिन की बात करते हैं तो लोग सीधा रेनगोकू फैमिली का नाम लेते हैं, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट फ्लेम हाशिरा, हमारे फेवरेट क्यूजोरू एंड उसके डैड से भी पहले जिसने ये लेगेसी क्रिएट की। सो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे पहले फ्लेम हाशिरा थे एनजोरू रेनगोकू, जो सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर नहीं बल्कि रेनगोकू फैमिली के पहले वॉरियर थे जो कि इस पोजीशन तक पहुंचे। उन्होंने ही यूरिइची को डीमन स्लेयर कॉर्प्स तक पहुंचाया था एंड अगर ये ना होता तो डीमंस के अगेंस्ट जो ये फाइट थी वो पूरी कभी हो ही नहीं पाती। लेकिन एनजीरो से भी पहले एक इंसान था जो कि उनकी फैमिली का सबसे पहला डीमन स्लेयर बना, उनके डैड एनजी रेनगोकू। एनजी रेनगोकू का जन्म एक सिंपल फार्मर फैमिली में हुआ था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें कुछ बड़ा बनाने के लिए तैयार कर रही थी। उनके फ्लेम कलर्ड बाल उनको सबसे अलग बनाते जिसकी वजह से लोग उन्हें बुली किया करते थे। पर असली दिक्कत तब आई जब एक डीमन ने उनकी पूरी फैमिली को एक ही रात में मार दिया। सिर्फ वही एक सर्वाइवर बचते हैं क्योंकि उनकी जान एक पासिंग डीमन स्लेयर ने बचा ली थी। लेकिन उस दिन एनजी को एक रियलिटी समझ आई कि अगर तुम वीक हो तो तुम सिर्फ मरने के लिए बने हो। इस इंसिडेंट ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी एंड एनजी ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया एंड इवन उन्होंने अपना नाम तक बदल दिया एंड वो नए मिशन के साथ नए सफर पर निकल पड़े। एनजी रेनगोकू पहले इंसान थे जिन्होंने रेनगोकू नाम होल्ड किया एंड डीमंस को खत्म करने की ओथ ली। बिना किसी ब्रीदिंग स्टाइल के भी एनजी एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बन गए थे। डीमन स्लेयर्स के बीच उन्होंने अपनी जगह बनाई एंड पावरफुल डीमंस को मारा एंड धीरे धीरे अपना नाम हिस्ट्री में लिख दिया। एक दिन उन्होंने एक रिच फैमिली की लड़की को बचाया जिससे आगे चलकर उनकी शादी होती है एंड यहीं से रेनगोकू फैमिली की शुरुआत होती है। उनका बेटा एनजीरो अलग ही एनर्जी के साथ पैदा हुआ था। जिस दिन से उसने तलवार उठाई उसी दिन से एनजी ने उसकी इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। ना आराम ना दया, सिर्फ एक ही गोल, लड़ना और जीतना। शुरू में एनजीरो को लगा कि उसका बाप उससे नफरत करता है, लेकिन जब उसकी माँ एनजी के पास्ट के बारे में बताती है तब उसकी सोच बदल गई थी। एनजी ने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उसको इतनी इंटेंस ट्रेनिंग इसलिए दी ताकि उसके संग वो ना हो पाए जो उसके बाप के साथ हुआ था। लेकिन फेट का अपना अलग प्लान था। उसकी माँ बीमारी से मर गई और उसकी बहन फाइनल सिलेक्शन में डीमन का शिकार बन गई। ये देखकर एनजी टोटली ब्रेक हो गए। जिन्हें वो बचाना चाहते थे उन्हीं की लाइफ खत्म हो गई थी। दुख में डूबे एनजी ने डिसाइड किया कि किसी भी रेनगोकू को अब डीमन स्लेयर नहीं बनना। लेकिन एनजीरो ने अपनी बाप की बात इग्नोर करके फाइनल सिलेक्शन दिया और सरवाइव कर लिया। अपने एक मिशन के दौरान एनजीरो माउंट कोमोतोरी में योरिची से मिले। योरिची के आने के बाद एक नया एरा स्टार्ट हो गया। उसने सन ब्रीदिंग की नॉलेज दी लेकिन एनजीरो उसे पूरी तरीके से नहीं सीख पाया। तब योरिची ने उसके लिए एक मॉडिफाइड स्टाइल बनाया था जो कि एनजीरो के पावरफुल स्ट्राइक्स को और पावरफुल कर देता था और यहीं से फ्लेम ब्रीदिंग की क्रिएशन हुई, जिससे एनजीरो ने और भी ज्यादा रिफाइन करा और वो फर्स्ट फ्लेम हाशिरा भी बन गए। जिसके बाद उन्होंने एक रूल लिखवाया जो कि हर एक रेनगोकू जनरेशन तक चलेगा कि आज से हर एक लड़का जो रेनगोकू नाम होल्ड करेगा वो एक डीमन स्लेयर बनेगा। और इसी तरह एक नाम जो कि एक इंसान की कहानी थी वो एक लेगेसी बन गई। थंडर ब्रीदिंग जिसके एनिमे में फ्लैशी मूव्स देखकर मजा ही आता है, जिससे आगे चलकर साउंड ब्रीदिंग का भी जन्म हुआ। जिसके फ्लैशी मूव्स और जेनेत्सु यूज करता है, उसकी शुरुआत एक ऐसे वॉरियर ने की थी जिसकी पूरी लाइफ रिवेंज और पावर की तलाश में गुजर गई, जो कि आगे चलकर फर्स्ट थंडर हाशिरा बना। हाँ, हम बात कर रहे हैं शिन कामिनारी की, जो कि ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जो कि अपनी फास्ट स्पीड एंड थंडर जैसी स्वॉर्डमैनशिप के लिए जानी जाती थी। बचपन से शिन ने अपने बाप और बड़े भाई को एडमायर किया एंड उनके जैसे लड़ने का सपना देखा।
बट हियर कम्स द ट्विस्ट। सेनगोकू एरा एक ऐसा एरा था जहां हर किसी को स्ट्रॉन्ग बनना था एंड क्लैंस अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सेम शिन का क्लैन जिनका एलाई ओतोरी क्लैन था, उनकी लड़ाई इगुरु क्लैन से हो जाती है जिनका एलाई था सुगिकुनी क्लैन। वॉर की डेंजर सिचुएशन देख के शिन की मॉम उसे ओतोरी क्लैन की किसी सेफ जगह में भेज देती है और शिन का बाप एंड उसका बड़ा भाई फ्रंट लाइन में लड़ रहे होते हैं अपनी आर्मी के साथ अपने क्लैन को बचाने के लिए। शिन की लाइफ नॉर्मल चल रही होती है लेकिन एक दिन एक मैसेज उसको पूरी तरह शॉक कर देता है। सुगिकुनी आर्मी ने कामिनारी और ओतोरी ट्रूप्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका बाप और बड़ा भाई दोनों मिचिकात्सु सुगिकुनी के हाथों मार दिए गए। अब क्लैन बिना लीडर का हो चुका था और अंदर ही अंदर फाइटिंग शुरू हो गई थी। शिन को वापस लौटना पड़ा, पर जब वो घर आया उसका पूरा क्लैन जलकर भस्म हो गया था। इगुरु क्लैन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, घर लूट लिया, लोगों को मार दिया और जो बचे थे उनको स्लेव बना दिया। एक ही रात में शिन की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है एंड वो अपने क्लैन में सिर्फ अकेला रह जाता है। उस दिन वो कसम खाता है कि वो इगुरु क्लैन से बदला लेगा, लेकिन रिवेंज लेने के लिए ताकत चाहिए थी, इसलिए उसने एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन की खोज शुरू करी। महीनों गुजर जाते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे एक रात एक डीमन अटैक कर देता है। डीमन उसे मारने ही वाला होता है लेकिन तभी एक ओल्ड एज स्वॉर्ड्समैन उसकी जान बचा लेता है। फिर शिन उन्हें अपनी कहानी सुनाता है तो वो स्वॉर्ड्समैन डिसाइड करता है कि वो उसे पर्सनली ट्रेन करेगा। शिन ने सोचा कि उसका मास्टर उसे रिवेंज के लिए ट्रेन कर रहा है, बट इन रियलिटी वो उसे डीमन स्लेयर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। एक साल के अंदर शिन का पूरा फाइटिंग स्टाइल बदल जाता है, लेकिन जैसे ही एक दिन वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आया तो उसने देखा कि उसके मास्टर पे कोई डीमन अटैक कर रहा है। ये देखकर शिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सिर्फ एक सेकंड में अपनी हाई स्पीड और इमेंस लाइटनिंग स्ट्राइक से डीमन के 1000 टुकड़े कर देता है। मरने से पहले उसका मास्टर उसे बताता है कि रिवेंज सिर्फ एक धोखा है, इसलिए रिवेंज के बजाय तुम अपने जैसे लोगों की मदद करो ताकि वो चीज उनके साथ ना हो जो तुम्हारे साथ हुई। जिसके बाद शिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक डेंजरस वॉरियर बन जाता है। उसकी लाइटनिंग स्पीड स्लैशेस देखकर ओयाकाता सामा उसे हेडक्वार्टर बुलाता है जहाँ पे यूरोइची अपनी सन ब्रीदिंग की टीचिंग्स देने वाला था। जब यूरिच ने देखा कि शिन उसके स्टाइल को मास्टर नहीं कर सकता तो उसने उसके लिए एक मॉडिफाइड स्टाइल बनाया, एक स्टाइल जो स्पीड और फास्ट अटैक्स पे बेस्ड था, जो एक बिजली की तरह दिखाई देता था। यही मूवमेंट था जब थंडर ब्रीदिंग का क्रिएशन हुआ। आगे जाके शिन फर्स्ट थंडर हाशिरा बना एंड उसने एक थंडर ब्रीदिंग की लेगेसी क्रिएट की, जिसे आगे जाकर जेनत्सु एंड उसके दादा ने भी सीखा एंड उसे रिफाइन किया। वेल्यूनो सनामे जिसकी रेज एंड एग्रेसिव नेचर की वजह से ना ही उसकी ग्यू से बनती थी और ना ही उसकी अपने तांजीरो से। एंड ये कॉन्सिडेंस है या प्रथा कि सेम जो विंड हाशिरा था उसकी भी वाटर हाशिरा से नहीं बनती थी और वो भी अग्रेसिव नेचर का था। एंड इसके पीछे का भी रीजन बहुत डिप्रेसिंग है। बचपन से ताकेशी यानी कि हमारा फर्स्ट विंड हाशिरा ऑर्फन था एंड उसकी अपब्रिंगिंग एनिमल्स के साथ हुई थी जस्ट लाइक इनोसुके, इसलिए उसे अपने विलेज के ह्यूमन से ज्यादा एनिमल्स पसंद थे। एंड वो बचपन से ही काफी अग्रेसिव था टुवर्ड्स ह्यूमन, इसलिए गांव के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एंड उसे वाइल्ड चाइल्ड कहकर बुलाते थे, जो विलेजर्स को ह्यूमन कम और जानवर ज्यादा लगता था। लेकिन जब ताकेशी 10 साल का था तब एक डीमन उसके गांव पर अटैक करके सब लोगों को मार देता है एंड वो साथ ही साथ उसके सारे जानवरों को भी मार देता है, जिसके संग ताकेशी पूरा दिन बिताता था। उसे लोगों की तो परवाह नहीं थी, लेकिन जब वो जानवरों की लाश देखता है तब वो कसम खा लेता है सारे डीमंस को नष्ट करने की। 5 साल बाद समुराई लॉर्ड जिसके अंडर वो विलेज आता था, वो वॉर के लिए लोगों को रिक्रूट करता है एंड हर विलेजर को वॉर ज्वाइन करना कंपलसरी था। लेकिन ताकेशी को इससे कोई मतलब नहीं था तो वो विलेज छोड़कर भाग जाता है एंड छोटी मोटी चोरी कर सर्वाइव करते हुए वो एक डोजो स्कूल के सामने पहुंच जाता है, जहां एंट्रेंस में उसे एक स्वॉर्ड्समैन रोक देता है, जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है एंड वो लड़ाई ताकेशी हार जाता है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड्समैन उस स्कूल के मास्टर अराशी के पास ले जाता है, जहां अराशी के स्टूडेंट कहते हैं कि हमें एक भगोड़े को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देना चाहिए। जिसे सुनकर ताकेशी गुस्से में कहता है कि मैं दूसरों के लिए अपनी जान क्यों दूं जब बचपन से कोई मेरे सपोर्ट में था ही नहीं। तभी मास्टर अराशी हंसते हुए पूछते हैं कि तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद वो ताकेशी को एक चैलेंज देते हैं कि वो बिना किसी दिक्कत के अगर स्कूल को एग्जिट कर देगा तो वो फ्री है जाने के लिए जहां उसे जाना हो। ताकेशी तभी फुल स्पीड में एग्जिट की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर अराशी उसका रास्ता रोक देते हैं, जिससे वो चैलेंज हार जाता है एंड मास्टर अराशी उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें डोजो सीखना है तो तुम यहाँ रह सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। उसी दिन से ताकेशी की इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एंड मास्टर अराशी एक्चुअल में एक रिटायर्ड डीमन स्लेयर थे जो कि नए वॉरियर्स को ट्रेन कर रहे थे। उनको ताकेशी में एक्सट्रीम पोटेंशियल दिखा। धीरे धीरे गुस्से और नफरत से भरे ताकेशी ने दिन रात ट्रेनिंग करके अपने आप को डोजो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दिया
एंड उसकी रेज वो अभी भी कंट्रोल करना नहीं सीखा था, जिस वजह से वो फाइनल सिलेक्शन में डीमंस के टुकड़े टुकड़े कर देता है। डीमन स्लेयर बनने के बाद उसने डीमंस को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया था एंड वो डीमंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन गया था। लेकिन इतना पावरफुल बनने के बाद भी वो अपने मास्टर की लेजेंडरी टेक्निक व्हर्लविंड स्लैश नहीं सीख पाया, जिसके बाद जब वो वापस अपने मास्टर के पास पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसके मास्टर को डीमंस ने मार दिया है, जो कि एक्चुअल में उन्हीं के एक्स स्टूडेंट ने करवाया था। जिसके बाद ताकेशी का बस एक ही मिशन रहता है, रिवेंज का। एंड बिना मास्टर अराशी के उसकी रेज एंड एंगर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। वो मशीन की तरह डीमंस और दुश्मनों का एक एक कर स्लॉटर करना चालू कर देता है। उसकी बढ़ती रेज को देखकर ओया कातासामा की नजर उस पर पड़ती है एंड वो उसे डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स बुला लेता है ताकि वो उसकी रेज को डीमंस के अगेंस्ट यूज कर पाए। जिसके बाद ताकेशी योरुइची के साथ मिलकर एक मॉडिफाइड ब्रीदिंग क्रिएट करता है, जिसमें वो विंड की तरह स्लैशेस परफॉर्म करता है एंड वो अपने मास्टर को ट्रिब्यूट देने के लिए इस ब्रीदिंग का नाम विंड ब्रीदिंग रखता है, जिससे आगे चलकर मिस्ट एंड बीस्ट ब्रीदिंग स्टाइल का भी क्रिएशन हुआ। ग्यो में रिसेंट टाइमलाइन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, जिसकी स्टोन ब्रीदिंग स्टाइल की पावर से अच्छे अच्छे डीमंस का पसीना छूट जाता है, जो कि एक्चुअल में एक मॉन्क था, लेकिन एक डार्क इंसिडेंट की वजह से उसे एक डीमन स्लेयर बनना पड़ जाता है। एंड अपने फर्स्ट स्टोन हाशिरा काजुयोशी की कहानी भी उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। काजुयोशी का बर्थ काफी मिस्टीरियस था, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया एंड उसे किसने जन्म दिया। जब वो कुछ महीनों का था तो वो एक मॉन्क को बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की पास की नदी पे एक बास्केट पर पड़ा मिला। मॉन्क ने उसे अडॉप्ट कर लिया एंड उसकी अपब्रिंगिंग एज अ मॉन्क की तरह की एंड उसे भी नॉन वायलेंस एंड बुद्धिज्म की नॉलेज दी। काजुयोशी एक सच्चा बुद्धिस्ट बन जाता है, नॉन वायलेंस के पाथ पर चलने लगता है, बट वो एक स्काइथ नाम का वेपन भी चलाना सीख जाता है। मॉनेस्ट्री में हर मॉन्क इस चीज के अगेंस्ट था, लेकिन मॉनेस्ट्री के पीसफुल नेचर की वजह से सब मॉन्क उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जब काजुयोशी 18 साल का होता है तब उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब मॉनेस्ट्री के हेड मॉन्क लेक्चर देने के लिए मॉनेस्ट्री से कहीं दूर चले जाते हैं। उसी रात मॉनेस्ट्री में एक डीमन अटैक कर देता है। नॉन वायलेंस नेचर की वजह से मॉन्क्स उस डीमन से लड़ नहीं पाते एंड एक के बाद एक मॉन्क स्लॉटर होते रहते हैं, जिसको देखकर काजुयोशी अपने आप को रोक नहीं पाता एंड अपने फेलो मॉन्क्स को बचाने के चक्कर में वो साइथ यूज करके डीमन से फाइट करता है। फाइट सुबह तक चलती है एंड वो अपने नॉन वायलेंस नेचर की वजह से डीमन को ट्री में पिन कर देता है, जिससे वो जल कर मर जाए। जब हेड मॉन्क वापस लौटता है तब वो काजुयोशी को खून में लथपथ एक वेपन के साथ देखता है एंड उससे बोलता है कि तुमने एक मॉन्क होने के बाद वायलेंस का पाथ चूज करा, अब तुम एक मॉन्क कहलाने के लायक नहीं हो। काजुयोशी के फेलो मॉन्क जिनकी उसने रात में डीमन से जान बचाई थी, वो हेड मॉन्क से कहते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी काजुयोशी मॉनेस्ट्री से निकाला जाता है। मॉनेस्ट्री से निकाल देने के बाद भी वो बुद्धिज्म को नहीं छोड़ता, वो सूत्रास भी बोलता था एंड मेडिटेट भी करता था, लेकिन अपीयरेंस वाइज वो एक वॉरियर बन चुका था जो कि पीस मेंटेन करने के लेसन्स भी देता था एंड डीमंस का खात्मा भी करता था। इसी बीच उसकी मीटिंग उस वक्त के ओया कातासामा हिदेयोशी उबेयाशिकी से भी होती है, जो कि उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनाते हैं एंड यहीं से काजुयोशी का डीमन स्लेयर बनने का सफर शुरू होता है एंड वो काफी सारे लोगों को डीमन से बचाता है एंड एज अ मॉन्क वो लोगों को पीस के साथ रहने के लेसन्स भी देता था। फिर काजुयोशी को भी सभी ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर की तरह डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, जहां वो यूरिची से मिलता है एंड उसके साथ मिलकर स्टोन ब्रीदिंग स्टाइल बनाता है एंड फर्स्ट स्टोन हाशिरा भी बनता है। सो ये थे हमारे साथ क्रिएटर्स एंड फर्स्ट हाशिरा और सेनगोकू एरा, जिनमें से एक की इमॉर्टैलिटी ने उसे कर्ज बनाकर ही छोड़ दिया। अब आपके हिसाब से इन सब हाशिरास में से आपको सबसे बेस्ट स्टोरी किसकी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ये भी जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो डीमन स्लेयर के किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड ऐसी और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।